मोदी सरकार के खिलाफ आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर के अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है और अविश्वास प्रस्ताव पर अब चर्चा होगी। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और इन 3 तस्वीरों पर भी बात करेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है? विपक्ष के पास में आंकड़े ही नहीं है, नंबर ही नहीं है, उतने सांसद ही नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष तो जीत ही नहीं सकता है। फिर अपनी हार के लिए अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आया? लेकिन मैं ये कहता हूं कि विपक्ष की उस हार में भी एक जीत छिपी हुई है और इस जीत में विपक्ष ये देखना चाह रहा है जो बड़ी बात कि कौन कौन कहां पर खेलेगा, कौन कौन कहां पर खड़ा होगा, कौन कौन कहां पर फील्डिंग करेगा, यह समझना जरूरी है। और अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष की रणनीति सोच क्या है, क्यों आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा रहा है, उस पर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन सी पार्टियां जो एनडीए के साथ में है वो तो एनडीए के साथ रहेंगे ही, और जो इंडिया के साथ है वो तो इंडिया के साथ रहेंगी ही, लेकिन जो बीच की पार्टियां हैं वो किस तरफ जाएंगी, इस तरफ इंडिया की तरफ या एनडीए की तरफ, वो समझना जरूरी है। लेकिन पहले शुरुआत करूंगा इन 3 तस्वीरों से। पहली तस्वीर, ये विपक्ष के सारे सांसद इकट्ठा होकर के, इंडिया के सांसद इकट्ठा होकर के यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से पहले बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर, नरेंद्र मोदी, पूरी सरकार उनकी मौजूद है और एक कार्यक्रम चल रहा है। देखने में तो लगता है कि आपको किसी जो है वो मंदिर के अंदर हवन हो रहा होगा, लेकिन नहीं, आईटीओ का एक नया कॉम्प्लेक्स बना है, उसका उद्घाटन हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ पर आरती कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं, जब सोनिया गांधी पहुंची है, विपक्ष का जो धरना चल रहा है संजय सिंह को सस्पेंड किए जाने के खिलाफ, और इसमें तमाम विपक्ष के सांसद मौजूद हैं। यहां पर खुद सोनिया गांधी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सोनिया गांधी जो है यहां पर पहुंची है, संजय सिंह से भी मिली है, बाकी सांसदों से भी मिली है। टीएमसी के सांसद आपको दिख रहे हैं, जेडीयू के सांसद, आरजेडी के सांसद, खुद जो है वो ममता बनर्जी के सांसद यहां पर हैं, और सोनिया गांधी यहां पर पहुंची। तो कुछ देर वो ठहरी भी, मिली भी, मेल मुलाकात भी की, और उसके बाद में फिर जो है वो संसद के अंदर चली गई। अब संसद के अंदर जो है वो बहस होगी अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। सारी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा, प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ेगा, और केवल मणिपुर नहीं बल्कि बहुत सारे और मुद्दों पर भी बोलना पड़ेगा, और सारे मुद्दे भी जो है वो लेकर के आए जाएंगे। लेकिन इस पर बड़ी जीत किसकी रहेगी? बड़ी जो जीत जो है वो इंडिया की रहेगी या एनडीए की रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मोदी जो है वो यहां पर पहुंचे हैं और पूरा जो है उनकी सरकार पहुंची है। पीयूष गोयल यहां पर मौजूद रहे, और उसके साथ साथ जो है वो निर्मला सीतारमन वो यहां पर मौजूद रही। तमाम जो है सरकार के मंत्री, बड़े मंत्री वो यहां पर मौजूद रहे। खुद मोदी यहां पर आरती करते हुए, घंटी बजाते हुए नजर आए। अब विपक्ष की इसमें क्या जीत है, क्या हार है, वो आप समझिए। देखिए, विपक्ष की जो ये बैठक हुई है, इस बैठक के अंदर एक सबसे बड़ी जीत हो गई है। बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, अब बीआरएस बन गई, तेलंगाना की पार्टी, वो विपक्ष की बेंगलुरु की बैठक में नहीं थी। इंडिया का जो गठबंधन बना उसमें नहीं थी, लेकिन उनके सांसद आज इस बैठक में पहुंचे हैं। बीआरएस जो है वो इंडिया के साथ में अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर आ गई है। तो पहली बड़ी जीत वो ये साफ तौर पर है। दूसरी बड़ी जीत जो है वो मैं आपको बताऊंगा और नंबर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 ट्वीट दिखाता हूं आज के। ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, 8:20 पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, और 8:36 पर नरेंद्र मोदी के 15-16 मिनट बाद में स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है। एक देश के प्रधानमंत्री हैं और एक देश की महिला बाल विकास मंत्रालय है। और कारगिल विजय दिवस के ऊपर जो है वो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूं, जय हिंद। ये जो है प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। दूसरा ट्वीट जो है वो स्मृति ईरानी का देखिए, मां भारती की रक्षा हेतु भारतीय सेना के अभूतपूर्व जज्बा और शौर्य का परिचय देते हुए कारगिल में एक ऐतिहासिक गाथा लिखी थी। उस गौरव गाथा को राष्ट्र आज भी संपूर्ण गौरव के साथ याद करता है। आज कारगिल दिवस पर देश के लिए सर्वोच्च समर्पण और शौर्यवान व साहसी जवानों को नमन है। आज कारगिल का विजय दिवस है और हमारी तरफ से कारगिल के तमाम जो जवान थे जिनकी वजह से
कारगिल के युद्ध को हम जीत पाए, उनको नमन है। लेकिन सवाल प्रधानमंत्री से है और सवाल स्मृति ईरानी से है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप देश की महिला बाल विकास मंत्री है। कारगिल का एक सूबेदार वो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया और वो रो रो करके इस बात को कह रहा है। पिछले करीब 6-7 दिनों से ये चीज सामने आ रही है। क्या प्रधानमंत्री ने उससे बात की? क्या महिला बाल विकास मंत्री ने उससे बात की? जो कुछ हुआ उसको तो आप नहीं रोक पाए, लेकिन जो कुछ हो गया उसके बाद में कम से कम आप उसको दिलासा देने के लिए, आप उसको विश्वास देने के लिए फोन तो कर सकते थे। क्या आपने किसी कोई खबर सुनी? मैंने कोई खबर नहीं सुनी। ना उसकी तरफ से कोई टिप्पणी आई। कारगिल के जो सूबेदार हैं जिनकी पत्नी को वो नहीं बचा पाया और उनकी पत्नी के साथ में किस तरह की भयावह जो एक दरिंदगी की गई, उसको नहीं बचा पाया। क्या उसके साथ में प्रधानमंत्री 1 मिनट पर फोन पर बात कर सकते थे कि सूबेदार साहब आपका बदला हम लेंगे, सूबेदार साहब आपकी आन बान शान को कोई आंच नहीं आने देंगे, सूबेदार साहब आप निश्चिंत रहिए, आपने जो झेला है वो मैंने झेला है, आपके ऊपर जो बीत रही है आज वो मेरे ऊपर बीत रही है। अगर ये शब्द प्रधानमंत्री फोन करके उसको कह देते, मिलना मिलाना, उसको बुलाना, उसको बुला करके अपने यहां पर जो है वो जैसे किया था ना वो शिवराज सिंह चौहान ने कि बुला करके वो जिसके ऊपर पेशाब कर दिया था फिर उसको बुला करके पैर धो रहे हैं, सुदामा बता रहे हैं। करना तो जो है वो प्रधानमंत्री को ये चाहिए था कि वो कारगिल के उस सूबेदार को बुलाते हैं और बुला करके उससे हालचाल लेते और उसको विश्वास दिलाते, उसको दिलासा देते। लेकिन छोड़िए इन बातों को, कहां पर ये बातें जो है वो आज की राजनीति में फिट बैठती। आज की राजनीति में तो ये है कि मैं जो है वो सबसे बड़ा नेता हूं और मैं किसी से क्यों बात करूं। अब मैं नंबर पर बात करता हूं। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लेकर के आ रहा है विपक्ष, और ये विपक्ष का आंकड़ा है। और ये जो है वो ऐसे दल हैं जो ना विपक्ष के साथ में है और ना जो है वो सत्ता पक्ष के साथ में। ये वो दल हैं जिसमें बीएसपी है, बीजेडी है, जनता दल है, शिरोमणि अकाली दल है, बीआरएस है और वाईआरएस कांग्रेस है, लोकदल है, लोकदल तो खैर चला गया, और एआईएमआईएम है और उसके बाद में एआईयूडीएफ है। ये वो तमाम दल है। अब अगर आंकड़ों के ऊपर आप तोल करके देखेंगे तो 1 मिनट में कोई तीसरी क्लास का बच्चा बता देगा कि ये तो जो है वो जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आंकड़े यहां पर जो है वो 326 से ऊपर के आंकड़े हैं और यहां पर जो आंकड़े हैं वो 150 के करीब आंकड़े जो है वो इंडिया के बनते हैं और करीब करीब जो है 55-60 के जो करीब आंकड़े हैं वो ऐसे दलों के बनते हैं जो अन्य में है। 55-60 के करीब आंकड़ा उनका है, तो करीब करीब 200 यहां पर हुआ और यहां पर जो है 326 हुआ। तो कैसे जीत पाएंगे? तीसरी क्लास का बच्चा कह देगा कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन राजनीति तीसरी क्लास के बच्चे जैसी नहीं होती है। राजनीति तीसरे क्लास के बच्चे के गणित की तरह से नहीं चलती। राजनीति बहुत टेढ़ी चलती है, इधर से उधर, उधर से इधर। देखिए, विपक्ष का कोशिश क्या है? विपक्ष की कोशिश ये है कि जो पार्टी हमारे साथ आ चुकी हैं वो हमारे खेमे में है, वो तो हमारे खेमे में है ही। अब तोलना और देखना यह है कि विपक्ष की ये जो पार्टियां हैं, जिसमें आज सुबह सुबह बीआरएस जो है ये पहला विकेट गिर चुका है, ये पहला विकेट जो है वो गिर चुका है और ये पहला विकेट मिला है विपक्ष को। ये 9 सांसदों जो है वो इनका साथ मिल गया है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। अब उसके साथ साथ बीएसपी के जो 9 सांसद हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, और ये कि जो है वो जो धुंधला धुंधला है वो छट जाएगा पूरा का पूरा, कि जो है वो जो बना हुआ है कि साहब ये बीएसपी किधर रहेगी, कौन किधर रहेगा 2024 में। तो मणिपुर जैसे मुद्दे पर भी अगर बहन जी उधर जाती हैं, मायावती जी उधर जाती हैं, तो फिर 2024 में किधर जाएंगी, क्या करेंगी? हालांकि कल उनका एक बयान भी आया था कि सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए सख्ती जरूरी है, कुछ इस तरह से बयान था, और उसके मायने निकाले जा रहे हैं कि वो सत्ता में शामिल भी हो सकती हैं। खैर, लेकिन अब जो है पता चल जाएगा साफ तौर पर, ये तो बयान था, आंकड़ेबाजी है, बयानबाजी है, बयानबाजी का क्या है। लेकिन आधिकारिक तौर पर बहन जी किसके साथ खड़ी होती हैं? विपक्ष के साथ खड़ी होती हैं या सत्ता के साथ खड़ी होती हैं? दूसरा जो है वो बीजेडी, नवीन पटनायक की पार्टी। नवीन पटनायक की पार्टी किसके साथ जाएगी? चांस तो वैसे इनके साथ में जाने के हैं, लेकिन अगर अंतरात्मा जागती है, मणिपुर पर कुछ सोचते हैं, तो हो सकता है कि इधर आ जाए। जनता दल जो है वो जेडीएस, कर्नाटक की पार्टी, कुमार स्वामी की पार्टी, वो किसके साथ जाएगी? ये भी सवाल है।
और उसके साथ में शिरोमणि अकाली दल पंजाब की पार्टी, ये किसके साथ जाएगी? और उसके बाद में ये बड़ा महत्वपूर्ण है, वाईआरएस कांग्रेस की जो पार्टी है, 22 सांसद है, किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर इधर आएंगे? मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन क्या रहेगा देखना होगा। लोकदल पहले ही आ चुका है और ओवैसी की पार्टी वो तो खैर जाएगी नहीं, ये भी साफ है। एआईयूडीएफ जो है वो भी नहीं जाएगी। जो बड़ा खेल है वो ये 9 नंबर को लेकर के है, मायावती जी को लेकर के है, बीजेडी को लेकर के है कि बीजेडी किसके साथ जाती है, और ये जो है वो वाईआरएस कांग्रेस के साथ में है कि ये किसके साथ जाते हैं। इनको लेकर के 12, 9, 21 और ये 22, ये जो है 41 सांसद जो है वो किसकी तरफ जाते हैं? 43 सांसद, माफ कीजिए, ये 43 सांसद जो है वो किसकी तरफ जाते हैं, ये सवाल है। और ये एक जो है वो बड़ा, इसको इंडिया को और बड़ा कर देगा। दूसरा ये है कि जो प्रधानमंत्री अभी तक निकल रहे हैं, बच रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री उनको लगता है कि उन्हीं के भरोसे पे जो है वो बहुमत लेकर के आ जा रहे हैं, तो उनको बाकी की जरूरत क्या है? वो जो है वो खुद ही अपने आप में सक्षम है। लेकिन इसमें आप देखें तो शिवसेना को छोड़ करके बाकी सब शून्य है। बाकी कहीं पर किसी का कोई जो है वो कहीं पर कुछ है ही नहीं, इस पूरी लाइन में सब शून्य है। पासवान का केवल एक है। 24 पार्टियां ऐसी हैं 38 में से जिनका शून्य पर आंकड़ा है। तो ये बता रहा है कि सरकार जीत भले ही जाए, लेकिन नैतिकता के तौर पर वो कितना जीत रही है, कितना हार रही है। और दूसरा ये कि इस 301 में भी क्या कोई सेंध विपक्ष मार पाएगा? क्या विपक्ष के कुछ सांसदों की, बीजेपी के कुछ सांसदों से बात हुई है? हालांकि बहुत मुश्किल चांस है इस चीज का, क्योंकि व्हिप जारी किया जाता है और व्हिप के खिलाफ जो है वो आप वोटिंग नहीं कर सकते। अगर आपने वोटिंग किया तो फिर जो है वो आप हार भी जाएंगे, और माफ कीजिए, हार नहीं, आप जो है उसको पार्टी से बाहर या पार्टी विरोधी जो है गतिविधियां माना जाता है। तो व्हिप जारी किया गया तो चांस कम है, लेकिन क्या होता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। पिछली बार अगर मैं आपको बताऊं, 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो उस वक्त का जो आंकड़ा रहा था 2018 में, तो 2018 में कुछ आंकड़ा इस तरह से रहा था, 125 जो इधर रहा था, 125 इधर, और इधर जो है वो जो आंकड़ा रहा वो करीब 326 के आसपास का है, 300 के आसपास का जो आंकड़ा था वो इधर रहा। अब जो है वो 200 के आसपास का आंकड़ा इधर रहेगा और 326 के आसपास का, 335, 320 के आसपास का आंकड़ा इधर रहेगा। तो सवाल ये है कि सत्ता पक्ष जीत भले ही जाए, लेकिन एक चीज जो लिखी जा रही, जो बताई जा रही है कि देखिए प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। अब अविश्वास प्रस्ताव में ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है आज कांग्रेस की तरफ से पेश कर दिया गया और कांग्रेस ने अपने पूर्व उत्तर से आने वाले सांसद को जो है इसकी जिम्मेदारी दी है कि वो पेश करे। अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया जाता है तो 50 सांसदों के उस पर साइन होते हैं। 50 सांसद किसी भी पार्टी के हों वो साइन करेंगे, या सारी विपक्षी पार्टियों के मिलकर के अगर साइन करेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा सकता है। 10 बजे से पहले अविश्वास प्रस्ताव देना पड़ता है, वो दे दिया गया है। अब अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर 10 दिन के अंदर अंदर स्पीकर को जो है वो रखना पड़ता है और उस पर पूरी तरह से कार्रवाई करनी पड़ती है। अब अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी, सारी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा, प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बोलेंगे और उसके बाद में वोटिंग हो, और वोटिंग के बाद में फिर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश होता है। हालांकि एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अविश्वास प्रस्ताव अगर मान लो कि विपक्ष जीत जाता है तो भी यह नहीं है कि सरकार गिर जाएगी। सरकार तो तब भी नहीं गिरती है। सरकार गिरती है जब अविश्वास प्रस्ताव फाइनेंशियली किसी मुद्दे के ऊपर लेकर के आया जाता है, फाइनेंशियल बिल के ऊपर लाया जाता है, तब जो है वो सरकार गिर सकती है। लेकिन यह जरूर है कि पूरे देश में एक मैसेज चला जाएगा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो है वो विफल रही, यह संदेश चला जाएगा। लेकिन अब कितनी बातें कहां तक होंगी वो वक्त बताएगा। एक चीज मैं आपको इसमें और दिखाता हूं, संजय सिंह का जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है और आज इनका दूसरा दिन था। विपक्षी पार्टियां, तमाम सांसद इनके साथ में मौजूद है, अकेले नहीं है संजय सिंह, बाकी के सांसद भी उनके साथ रहते हैं। कांग्रेस के हैं, डीएमके के हैं, टीएमसी के हैं, बाकी सांसद भी साथ में रहते हैं। आंदोलन का दूसरा दिन है, तेज बारिश, शायद भगवान भी रो रहे हैं कि मणिपुर की हालत पर। सवाल एक है कि मणिपुर पर मोदी जी संसद में कब बोलेंगे। तो संजय सिंह ने कहा है, ये संजय सिंह ने लिख करके ट्वीट किया है, इन्होंने कहा कि जब तक मोदी जी नहीं बोलेंगे
तब तक मैं संसद के अंदर धरना देता रहूंगा। जब तक मोदी जी आकर के संसद के अंदर मणिपुर पर नहीं बोलेंगे तब तक मैं धरना देता रहूंगा, क्योंकि पूरे सत्र के लिए इनको सस्पेंड किया गया है। 11 तारीख तक जब तक संसद चलेगा तब तक ही सस्पेंड रहेंगे। अब संजय सिंह का एक बयान मैं आपको सुनाता हूं, जो ये मोदी ने कल जो निशाना साधा उस पर क्या कहा है, जरा सुनिए। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल भारत का अपमान किया, इंडिया का अपमान किया, मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की। और इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी। प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी सोच इतनी घटिया स्तर पर पहुंच सकती है? क्या वास्तव में आप ऐसा बयान दे सकते हैं भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ? हमारा अपमान कीजिए, देश का अपमान मत कीजिए, इंडिया का अपमान मत कीजिए, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान मत कीजिए। आपने कैसे भारत की तुलना, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी? पहले इसके लिए पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगी। और दूसरा विषय, जो मणिपुर की हिंसा है, मणिपुर जल रहा है, एक बॉर्डर स्टेट है, वहां हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया। हिंसा सारी सीमाएं पार कर चुकी है। बावजूद इसके आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आप सदन में आकर जवाब क्यों नहीं देते? आज आंदोलन का तीसरा दिन है, हम लोग इसी संसद परिसर में हैं, बारिश भी हुई, सब कुछ, यहाँ नारेबाजी भी लग रही है, यहाँ सारे दल आकर इस आंदोलन में इकट्ठा भी हो रहे हैं। और टीम इंडिया जो है, जो 26 राजनीतिक दलों का बना हुआ है, उनकी सबकी एक ही डिमांड है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। जवाब आपको देना। ये संजय सिंह यहां पर कह रहे थे। अब सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर क्या बोले, अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार क्या बोलेगी, गृह मंत्री अमित शाह क्या बोलेंगे, और बीजेपी को, ये टीम इंडिया की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, बाकी तमाम विपक्ष के नेता, सोनिया गांधी, वो क्या बोलेंगे, और देश में क्या वाकई लोग इंडिया की तरफ है या एनडीए की तरफ है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोग जो हैं वो किसके साथ में हैं, एक आम धारणा जो है वो लोगों की भी देखी जाएगी। तो बहरहाल आपको क्या लगता है, अविश्वास प्रस्ताव जो सरकार लेकर के, विपक्ष लेकर के आ रहा है सरकार के खिलाफ, आपको लग रहा है कि सरकार नैतिक रूप से जो है इसकी जिम्मेदारी ले और मणिपुर पर बात करे? और हालात तो यहां तक आने ही नहीं चाहिए थे कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। मणिपुर को लेकर के मोदी को पहली ही जो संसद का दिन था उस पर ही बोल देना चाहिए था, लेकिन चीजें यहां तक आई हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है, जीत किसकी दिखाई दे रही है? नैतिक जीत, आंकड़ों के लिहाज से जो जीत है वो तो पहले दिन से ही साफ है, लेकिन नैतिक जीत वो किसकी आपको दिखाई दे रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग भी समझें, सोचें और लोगों को भी पूरी बात जो साफ साफ समझ में आए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।